जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रेस कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने आपको 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था वहां तक हमने आप लोगों को बता दिया था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में जो आयोजित हुआ और उसमें जो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, तमाम चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 1916 के बाद जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन हुए वो हुआ 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ ये हुआ कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1917 में जो कलकत्ता में आयोजित जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दोस्तों एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट कौन की थी? एनी बेसेंट की थी। 1917 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष, ये जो है दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये कहां की थी? तो आयरलैंड की थी। आयरलैंड की रहने वाली थी। ये जो आयरिश महिला थी और ये 1917 में आयोजित जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें ये अध्यक्ष बनी थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 1917 के बाद जो अगला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1918 में हुआ। 1918 में दो अधिवेशन हुआ था। 1918 में दो अधिवेशन हुआ था और 1918 में ही पहली बार कांग्रेस में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। विशेष अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस में विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ। और 1918 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था ये हुआ था दोस्तों मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम, इसकी जो अध्यक्ष जो बने थे वो हसन इमाम के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक। और ये जो है कांग्रेस में पहली बार विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब देखते हैं 1918 में जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाया गया 1918 में, ये हुआ क्यों? तो दोस्तों हुआ क्या था, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था मद्रास के क्षेत्र में। 1916 में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाए जा रहे थे मद्रास के क्षेत्र में, वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही चलाए जा रहे थे। तो एनी बेसेंट के द्वारा चलाए जाने वाला होम रूल लीग आंदोलन, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए मॉन्टेग्यू ने जो है मॉन्टेग्यू घोषणा जारी किया था। मॉन्टेग्यू घोषणा जारी किया गया था। मॉन्टेग्यू घोषणा, या इस मॉन्टेग्यू घोषणा को अगस्त घोषणा के भी नाम से जानते हैं। अगस्त घोषणा। ठीक, मॉन्टेग्यू घोषणा को किस घोषणा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों? अगस्त घोषणा को के नाम से भी जानते हैं। ये अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा जारी किया गया था 1917 में। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा ये 1917 में जारी किया गया था। और 1917 में जो अगस्त घोषणा जारी किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था एनी बेसेंट के द्वारा चलाए जा रहे होम रूल लीग आंदोलन को कमजोर करना। तो इसी अगस्त घोषणा या इसी मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार करने के लिए जो है 1918 में मुंबई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की। जब अगस्त घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए विशेष अधिवेशन मुंबई में बुलाया गया, तो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो अगस्त घोषणा को स्वीकार कर लिए। और उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वो अगस्त घोषणा को स्वीकार नहीं किए। और जब उग्रवादी विचारधारा के लोग अगस्त घोषणा को स्वीकार नहीं किए, तो 1918 के मुंबई के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः फूट हुआ। एक फूट
कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1907 में जो गुजरात में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, पहली फुट कांग्रेस में जो हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। और दूसरा फुट जो हुआ कांग्रेस में, पुनः दूसरा फुट जो हुआ 1918 के मुंबई अधिवेशन में हुआ, और यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव को लेकर के हुआ। अगस्त प्रस्ताव को मानने या न मानने को लेकर के हुआ। उदारवादी विचारधारा के लोग अगस्त प्रस्ताव के पक्ष में थे, वहीं उग्रवादी विचारधारा के लोग अगस्त प्रस्ताव के विपक्ष में थे। इसी वजह से जो है 1918 के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः फुट हुआ। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो है विशेष अधिवेशन था। और वार्षिक अधिवेशन की बात करें, 1918 में फिर से जाकर के वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया। तो ये जो है वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। वार्षिक अधिवेशन 1918 में फिर कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। मदन मोहन मालवीय। हुआ क्या था कि 1918 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ 1918 में, इसकी अध्यक्षता तिलक के द्वारा किया जाना था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाना था। लेकिन होता क्या है कि बाल गंगाधर जो तिलक थे वो कांग्रेस के सबसे सक्रिय सदस्य थे, और इन्होंने स्वराज जैसे शब्द पर सबसे ज्यादा बल दिया था तिलक ने। लाल बाल पाल, ये तो तीनों जो लोग हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब उग्रवादी विचारधारा के थे, गरम दल के नेता थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे ज्यादा स्वराज शब्द पर बल दिया था। इनका मानना था कि खुद का शासन होना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से जो है स्वराज चाहिए। इस वजह से अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहकर के इनको जो है मजाक उड़ाया था, भारतीय अशांति के जनक बोला था। जिस वजह से बाल गंगाधर तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर केस कर दिया, और बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए उसी केस में पैरवी करने के लिए। ठीक इसी समय 1918 में ये बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए थे केस में पैरवी करने के लिए, जिस वजह से तिलक तो थे अध्यक्ष बनने वाले, लेकिन ये लंदन चले गए। उसके बाद जो है मदन मोहन मालवीय को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? आइए अब इसे आगे देखते हैं। ठीक, 1919, उसके बाद 1918 के बाद जो कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन हुआ 1919 के पंजाब के अमृतसर में हुआ। कहा हुआ? 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में हुआ। अमृतसर अधिवेशन, ठीक, पंजाब के अमृतसर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। मोतीलाल नेहरू। ये क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानिए। सबसे पहले तो जानिए 1919 का कांग्रेस अधिवेशन पंजाब के अमृतसर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक, इस अधिवेशन में 1919 के अधिवेशन में तिलक, बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से भाग लिए, अंतिम रूप से भाग लिए। और 1919 के पंजाब अमृतसर में ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया था, इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया। 1919 के ही कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। लेकिन 1 अगस्त 1920 जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की दोस्तों शुरुआत हुई, उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गया? निधन हो गया, निधन हो गया। इसी वजह से कहते हैं कि 1919 के पंजाब में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इस कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक अंतिम रूप से भाग लिए, क्योंकि अगर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, और इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई दोस्तों? निधन हो गई, निधन हो गई। ठीक, और इनका जन्म 1856 में हुआ था। अगर जन्म की बात करें तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। 1856 में कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म, और निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया। इसी वजह से
1919 का जो पंजाब अमृतसर अधिवेशन है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जाकर के 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। 1920 में जो है विशेष अधिवेशन होता है। विशेष अधिवेशन दोस्तों सबसे पहले जो है 1918 में हुआ है। कहाँ हुआ है? नहीं 1918 में ही हुआ है विशेष अधिवेशन। दूसरी बार विशेष अधिवेशन कांग्रेस में 1920 में होता है। और इस विशेष अधिवेशन जो 1920 में जो विशेष अधिवेशन होता है ये कोलकाता में होता है लाला लाजपत राय के द्वारा। ये कहाँ होता है? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। लाला लाजपत राय करते हैं। और 1920 के विशेष अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को पारित करवाना था। असहयोग आंदोलन को पारित कराने को लेकर के, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कराने के लेकर, ठीक। 1919 के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ था। 1919 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से भाग लिए थे। 1920 का जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में किया गया, 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में किया गया, इसका मुख्य मकसद ये था कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवा लिया जाए। और असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित हुआ तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया गया और प्रथम दिन ही 1 अगस्त 1920 के दिन ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, ठीक। और लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों में से एकमात्र लाला लाजपत राय हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तिलक नहीं बने थे, वो एक बार बनने वाले भी थे तो लंदन चले गए थे 1918 के अधिवेशन में, जिनके जगह पर मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। और वहीं लाला लाजपत राय जो है एक बार, मतलब तीनों में से सिर्फ लाला लाजपत राय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की है वार्षिक अधिवेशन में। 1920 के विशेष अधिवेशन के बाद 1920 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होता है। ये तो विशेष अधिवेशन था। अगर इसके वार्षिक अधिवेशन की बात करें तो नागपुर में होता है। कहाँ होता है? 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है दोस्तों नागपुर में होता है। विशेष अधिवेशन कलकत्ता में और वार्षिक अधिवेशन होता है नागपुर में। और नागपुर में जो वार्षिक अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसी वार्षिक अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, ठीक। तो आपको 19 और 20 समझ में आ गया होगा। 1920 और 19 क्यों महत्वपूर्ण है। अब इससे आगे देखते हैं। फटाफट इसको स्पीड में खींच देते हैं। आज की क्लास जो है अधिवेशन का अंतिम क्लास होगा। 1920 कांग्रेस का 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन, नहीं 20 को तो बता दिए, 20 के बाद 1922 में आइए। कांग्रेस का 1922 का जो है दोस्तों वार्षिक अधिवेशन ये गया के बिहार में हुआ। गया के बिहार में हुआ। गया में बिहार में 2 बार वार्षिक अधिवेशन हुआ है। एक सर्वप्रथम जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पहली बार जो हुआ है वो बिहार के पटना में बांकीपुर में हुआ है और ये 1912 में हुआ था। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन बिहार में अगर हुआ है तो पटना में हुआ है, बांकीपुर में हुआ है। ये 1912 में हुआ था जो पिछले क्लास में हमने बताया था। और इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था। 1912 का जो अधिवेशन था आर.एन. माधोलकर के द्वारा। और वहीं 1922 में जो बिहार में दूसरी बार जो कांग्रेस का अध्यक्षता की है 1922 में जो गया के बिहार के गया में दूसरी बार इसका अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा किया गया। तो बिहार के संबंध में दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। उसके बाद 1922 के बाद आगे देखिए 1922 के बाद 1923 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, ठीक।
1923 में भी विशेष अधिवेशन और वार्षिक अधिवेशन होता है। तो विशेष अधिवेशन जो होता है 1923 में, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। और ये युवा थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये युवा थे, ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, और इनका उम्र सिर्फ 35 वर्ष था। जिस समय ये अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय इनका वो उम्र जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 35 वर्ष हुआ करता था। और ये जो अधिवेशन है दिल्ली में हुआ था। 1923 का जो विशेष अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद किए थे, ठीक। और जब 1923 का वार्षिक अधिवेशन होता है, 1923 का वार्षिक अधिवेशन की बात करें तो 1923 का वार्षिक अधिवेशन जो है दोस्तों काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में होता है। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, काकीनाडा नामक जगह पर होता है। और इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, जिन्ना नहीं, ये दूसरा है, मौलाना मोहम्मद अली, अली। वहीं अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो इनका जो है जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इस चीज को आप याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दोस्तों सऊदी अरब में हुआ था, इसीलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इनका जन्म भारत से बाहर हुआ था। विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 1923 का, और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। वार्षिक अधिवेशन अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक तो चला था। 1920 से 22 तक, 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई और 1922 में जो है चौरी चौरा नामक घटना घटित हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे महात्मा गांधी। आइए आगे देखते हैं 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का जो अधिवेशन है ये बेलगांव हुआ था। बेलगांव जो है कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक। 1924 कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये कांग्रेस का सिर्फ एक बार अध्यक्षता की है, एक बार। गांधी जी के बारे में 2-3 बात याद रखेंगे कि गांधी जी सर्वप्रथम, पिछले क्लास में हमने बताया फिर भी यहाँ रिपीट कर देते हैं, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी सर्वप्रथम कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिए थे। गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम पहली बार भाग लिए थे। उसके बाद गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो 1916 के अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी लौटने के बाद पहली बार भाग लिए। उसके बाद अगर अध्यक्षता की बात करें तो गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने हैं, और कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोनों में कभी खूब दोस्ती चलता था, बीच बीच में टनमन हो जाता था, दोनों में कभी नहीं बनता था तो खूब बनता था। तो इस अधिवेशन 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ कर्नाटक में और महात्मा गांधी अध्यक्षता की है, तो इस अधिवेशन से जो है पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। मुस्लिम लीग अपना अलग से लड़ाई लड़ने लगा, अपना अलग होकर के काम करने लगा, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है पूर्ण रूप से अपना दूरी बना लिया इस अधिवेशन के बाद। 1924 के बाद 1925 का जो अधिवेशन हुआ है दोस्तों, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1925 का जो अधिवेशन था ये कानपुर में हुआ है, कानपुर में। और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया है। सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू जो थी ये पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, पहली भारतीय महिला। वहीं 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट वो भी प्रथम महिला थी, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। तो अगर प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो उसका सही उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखेंगे, ये पहली भारतीय महिला हुई जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक,
इस वजह से 1925 का महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद 1927 का कांग्रेस अधिवेशन, 1927 का जो वार्षिक अधिवेशन है ये हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और 1927 का मद्रास अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है साइमन कमीशन के विरोध को लेकर के प्रस्ताव पारित हुए थे। इस वजह से 1927 का मद्रास अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब कांग्रेस कमीशन का भारत आगमन होगा तो उसमें जो बढ़ चढ़ करके उसका विरोध करना है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य का न होना, मतलब साइमन कमीशन में जितने के जितने सदस्य थे वो सब ब्रिटिश थे, उसमें से भारतीय सदस्य नहीं थे। इस वजह से जब 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें जो है बढ़ चढ़ करके लोगों ने उसका विरोध किया था। तो इसीलिए 1927 का जो है मद्रास अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में साइमन कमीशन के विरोध को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ था। 1927 के बाद 1928 का जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू, ठीक। 1928 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसमें जो है विदेश विभाग, मतलब कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन हुआ। विदेश विभाग, कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया, जिस वजह से 1928 का कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1928 के बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ, यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण रूप से स्वराज शब्द की मांग किया, मतलब पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की। और इसने कहा कि हमें पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए। स्वराज पर बल देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की, पूर्ण रूप से जो है स्वराज की मांग की। इसलिए जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, ठीक। पूर्ण रूप से स्वराज की मांग की और स्वराज को ही अपना लक्ष्य घोषित किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण रूप से स्वराज यानी कि स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया। तो इन्होंने ये कहा कि जब तक हमें पूर्ण रूप से स्वराज नहीं मिल जाता है, आजादी नहीं मिल जाता है, तब तक 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराया, पहली बार जो है अपनी आजादी मनाई, यानी कि पहली बार अपनी स्वाधीनता मनाई। जब 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात माना कि हमें पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए और स्वराज को ही अब लक्ष्य बनाया जाए। तब से लेकर 26 जनवरी 1930 से लेकर के 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। और 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक साल जो है 26 जनवरी 1930, 31, 32 आगे भी जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक। तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाई गई थी। आइए अब इससे आगे देखते हैं 1929 के बाद। उन्नीस के बाद 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है। जिसके बाद 1931 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है दोस्तों, ये हुआ आपका कराची में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक। और इसमें जो है 1931 के अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई, इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई। उसके बाद और क्या हुआ 1931 में? तो 5 मार्च 1931 को
1931 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, वो हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। तो जो गांधी और इरविन की बीच जो समझौता होने वाला था 5 मार्च 1931 को, जो गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ, ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था यही कराची अधिवेशन में। मतलब 1931 के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, और वो समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ भी। ठीक, जब 5 मार्च 1931 के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ, और यह समझौता होने के बाद जब महात्मा गांधी इस कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे, कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेने जा रहे थे, तो पंजाब के युवाओं ने महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाकर के विरोध किया था। मतलब पंजाब के युवाओं का मानना यह था कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो महात्मा गांधी चाहते, तो उस समय उस समझौता में अंग्रेज इतना कमजोर हो चुका था कि अगर महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाना चाहते, यानी कि भगत सिंह के फांसी को माफ करवाना चाहते, तो महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी को माफ करवा सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने भगत सिंह के फैसले को लेकर के भगत सिंह के फांसी की सजा को माफ करवाने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठाए। इरविन के साथ कुछ इस तरह का समझौता ही नहीं किया जिससे भगत सिंह की जान बचाई जा सकती थी। जिस वजह से महात्मा गांधी जब कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे, तो पंजाब के युवाओं में काफी आक्रोश था गांधी के प्रति, और गांधी को जो है काला झंडा दिखा करके पंजाब के युवाओं ने विरोध भी किया था। और कहा जाता है अगर सुरक्षा में चूक होती तो पंजाब के युवा इतने आक्रोशित थे कि महात्मा गांधी की हत्या भी कर दी जाती उस समय। ठीक, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी वजह से महात्मा गांधी जब कराची अधिवेशन में भाग लिए तो गांधी ये कह करके वहां के अधिवेशन को संबोधित किए थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है, मतलब गांधी की विचारधारा नहीं मर सकती है। इस वजह से 1931 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1931 के बाद 1933 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, ये कलकत्ता में हुआ। ये कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में जब 1933 का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेनगुप्त, श्रीमती नलिनी सेनगुप्त, ये भी एक महिला थी। ये भी एक महिला थी। मतलब आजादी से पहले 1947 से पहले तीन महिला हुई जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। सबसे पहले एक हुई एनी बेसेंट जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की कांग्रेस की। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में आप तीनों को नाम नोट कर लीजिए, या दिमाग में नोट कर लीजिए, या याद कर लीजिए। एक श्रीमती एनी बेसेंट जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, और यह प्रथम महिला थी। दूसरी हुई सरोजिनी नायडू, ये जो है प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। 1925 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था, इसमें जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। वहीं तीसरी महिला नलिनी सेनगुप्त ये जो है कलकत्ता 1933 में जो कलकत्ता का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसमें जो है ये अध्यक्षता की। तो 1947 से पहले तीन महिला हुई जिसने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की। एक एनी बेसेंट प्रथम महिला हुई, दूसरा सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला हुई, और तीसरा नलिनी सेनगुप्त। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, इतना याद रखना है। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन, और नलिनी सेनगुप्त 1933 के कलकत्ता अधिवेशन। मतलब तीन महिला हुई जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। 1933 के बाद दोस्तों आइए 1934 का जो वार्षिक अधिवेशन है, ये जो है दोस्तों 1934 का वार्षिक अधिवेशन हुआ था आपका मुंबई में। और 1934 का वार्षिक अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे, बस इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। 1934 के बाद 35 उतना महत्वपूर्ण है नहीं। आइए 1936 का जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद पे जोर दिया था। समाजवाद मतलब ये कहते थे, समाजवाद पर जोर दिए, और इनके मानने का मतलब यह था राजतंत्रात्मक शासन बहुत ही खराब है, मतलब लोकतंत्रात्मक शासन होना चाहिए भारत में।
राजतंत्रात्मक शासन को खत्म करके लोकतंत्रात्मक शासन होना चाहिए। ठीक, समाज के द्वारा शासन चलाया जाना चाहिए। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद पर जोर दिए, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। 1936 के बाद आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे क्लियर करते हैं। उन्नीस सौ छत्तीस के बाद 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ। महाराष्ट्र के फैजपुर और महाराष्ट्र के फैजपुर में जो ये अधिवेशन हुआ, इसकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया और ये गांव में होने वाला प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये गांव में होने वाला प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। ये गांव में हुआ क्यों? तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बनकर के आया उसमें यह बात का उल्लेख हुआ था कि 1937 में जो है केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होगा और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस बढ़ चढ़ करके चुनाव लड़ती। तो कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए जो है गांव में, इस महाराष्ट्र के फैजपुर नामक गांव था महाराष्ट्र में, इसी गांव में जो है कांग्रेस ने अपना अधिवेशन के लिए जगह चुना और गांव में किसानों को अपने पक्ष में किया। तो अस्थाई 13 सूत्री मांग, मतलब किसानों के लिए जो है अस्थाई 13 सूत्री मांग के मतलब किसान का एक बिल था। ठीक है, कृषि कानून कह सकते हैं, 13 सूत्री नहीं, 13 कृषि कानून, किसानों के लिए 13 कृषि कानून लागू किए गए। कृषि कानून मतलब किसानों को एक तरह से कह सकते हैं प्रलोभन दिया गया है ना, किसानों के पक्ष में 13 कृषि कानून को लागू करने का प्रलोभन दिया गया कि किसानों को हम अपने पक्ष में कर लेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये मतलब ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना था और इसी वजह से जो है महाराष्ट्र के फैजपुर नामक गांव में जो है कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ। 1937 के बाद 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था दोस्तों, ये हुआ था आपको गुजरात के हरिपुरा में। कहा हुआ था? 1938 का जो अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया 1938 वाला। ठीक, इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। 1939 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है दोस्तों, यह हुआ था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। इसकी भी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस किए थे। सुभाष चंद्र बोस क्यों किए? तो 1939 के मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था, इसमें जो है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते थे और वही महात्मा गांधी जो है पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अन्य नेता थे, ये सोचते थे कि अगर हम महात्मा गांधी के पक्ष में जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में जाएंगे तो महात्मा गांधी नाराज हो जाएंगे। इस वजह से कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चलिए अध्यक्ष पद को लेकर के चुनाव करवाया जाए और कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में ही 1939 के होने वाले अधिवेशन से पहले मतलब चुनाव करवाया गया अध्यक्ष पद को लेकर। पहली बार अध्यक्ष पद के लेकर जब चुनाव करवाया गया तो पट्टाभी सीतारामैया की तरफ से महात्मा गांधी ने घूम करके प्रचार किया कि पट्टाभी सीतारामैया को जो है आप लोग वोट करके उनको जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनिए। उसके बाद मतदान हुए और लगभग 250 वोट से सुभाष चंद्र बोस जो है इस अध्यक्ष पद के चुनाव जीत गए। और जब सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए तब पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई। जब पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी हार है, यह मेरी व्यक्तिगत हार है और इस हार से जो आजादी के लिए ये स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस कांग्रेस की क्या किया? अध्यक्षता की है। और सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के लिए वर्किंग कमेटी का गठन करना चाहते थे। वर्किंग कमेटी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के लिए अलग से वर्किंग कमेटी का गठन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी का गठन नहीं किया। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को लगा कि महात्मा गांधी जो है हमसे काफी नाराज है, हम अध्यक्ष पद पे बने हैं, हम चुनाव जीत करके अध्यक्षता कर रहे हैं, इस वजह से महात्मा गांधी हो सकता है हमसे काफी नाराज है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने
त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस के तौर पर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक, कांग्रेस तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद नागपुर में इस फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का नागपुर में हुआ। तो इस चीज को जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, आइए उससे अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट 5 मिनट में और जल्दी खत्म करेंगे। ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये सब बातें थी। हम चाहते हैं क्लास 35 से 40 मिनट के अंदर निपटा दे। आप उस चीज को आप बार बार देखते रहिएगा। ऐसे तो समझा करके पढ़ा ही रहे हैं, जब क्लास लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते नहीं है। उसके बाद 1939 के बाद 1940 में हुआ झारखंड में। 1940 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दोस्तों, ये हुआ झारखंड के रामगढ़ में हुआ। और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता की है। और 1940 में जो झारखंड के रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, यहां से जो है आगे 6 वर्ष तक, लगभग 1946 तक जो है 6 वर्ष तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद अपने अध्यक्ष के पद पे बने रहे। क्यों बने रहे? तो 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध चलने के दौरान 1940 के बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक, तो 6 वर्ष तक जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बने रहे। ठीक, 41 से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। 41 से 45 तक नहीं हुआ है, 41 से लेकर के 45 तक नहीं हुआ है। और एक जगह हम आपको और बताए थे कि 1930 में जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। तो 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। दोनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मेरठ में। 1946 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। और 1946 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। और जेबी कृपलानी आजादी के समय, जब भारत को आजादी 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और वहीं 14 अगस्त 1947 एक दिन पहले जो है पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, देश का विभाजन हुआ। तो आजादी के समय और विभाजन के समय, आजादी और विभाजन ये दोनों के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही हुआ करती थी। ठीक, उसके बाद दिसंबर 1947 कांग्रेस का जो 1947 का वार्षिक अधिवेशन जो है दोस्तों दिसंबर में हुआ। और दिसंबर से पहले ही अगस्त आता है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ देश, 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ। इसी वजह से जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रहे। जब दिसंबर 1947 में कांग्रेस की अध्यक्षता दिल्ली में हुआ, कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। दिसंबर 1947 में कांग्रेस की अध्यक्षता दिल्ली में हुआ। अधिवेशन दिल्ली में हुआ। और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया। ठीक, उसके बाद 1948 में फिर जयपुर में हुआ। आगे का अधिवेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 जान लीजिए। 1948 का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया। 1948 के बाद 1950 में नासिक में हुआ। 1950 का जो वार्षिक अधिवेशन था नासिक में हुआ। और नासिक का जो वार्षिक अधिवेशन था ये है दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक, तो 1946 में मेरठ में हुआ जेबी कृपलानी के द्वारा। जेबी कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर थी, विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर थी। दिसंबर 1947 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र बाबा के द्वारा किया गया। 1948 में जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। 1950 में नासिक में हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इस तरीका से आगे भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चलते रहा। और ये जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन चलते रहा, 1947 में जब देश आजाद हो गया तो महात्मा गांधी का मानना था कि आजादी के बाद जो है कांग्रेस जो संगठन है इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जैसा संगठन समाप्त नहीं हुआ। और आज भी जो है कांग्रेस है, वर्तमान में भारत में है। और
अभी जो कांग्रेस के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कर्नाटक से शायद संबंध रखते हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष है। और कांग्रेस का अधिवेशन जो है 3 दिन के लिए चलता था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और प्रत्येक साल जो अधिवेशन होता था वो अधिवेशन 3 दिन तक चलता था। और अभी भी 2 साल 3 साल या साल भर पर जो अधिवेशन होता है, अधिवेशन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी भी अधिवेशन 3 दिन तक चलता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका अधिवेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।